प्रयागराज महाकुंभ में कल योगी मंत्री परिषद की अहम बैठक होने वाली है और इसके लिए सभी मंत्रियों को आज ही प्रयागराज पहुंचने के लिए कह दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक से पहले सीएम योगी के साथ मंत्री परिषद के सभी सदस्य संगम में डुबकी लगाएंगे। इस बैठक में खास तौर से प्रयागराज से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। परेड ग्राउंड स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC में सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। आपको बता दें कि सीएम योगी ने 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान भी मंत्रियों की बैठक की थी और एक बार फिर से कल मंत्रिपरिषद की बैठक प्रयागराज में होने जा रही है कुंभ के दौरान। तो सीएम योगी के साथ सभी मंत्री स्नान करेंगे। आज सभी मंत्रियों को कह दिया गया है कि आप प्रयागराज यानी कि कुंभ क्षेत्र में पहुंच जाएं। कल ये बैठक होगी। कहा जा रहा है कई अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है और स्नान बड़ा होने वाला है। उससे पहले पूरा मंत्रिमंडल पहुंच जाएगा प्रयागराज। आज पहुंच जाएगा, जितने मंत्री होंगे वो आज पहुंच जाएंगे और फिर कल स्नान के बाद कैबिनेट की ये जो बैठक होगी वो काफी अहम मानी जा रही है। तो महाकुंभ में योगी सरकार, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक रखी गई है। कल सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। तो 130 VIP रहेंगे। और इससे पहले साल 2019 में प्रयागराज में कुंभ के दौरान योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी और अब कल योगी मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। तो इससे पहले भी हमने देखा था, वो पहले की तस्वीर भी यानी कि 2019 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रयागराज में कुंभ लगा था। उस दौरान भी मंत्रियों की बैठक हुई थी और एक बार फिर से कल यानी कि महाकुंभ 2025 में मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। ये दो तस्वीरें 2019 की और फिर कल जो बैठक होगी उसके लिए कह दिया गया है कि आज ही जितने मंत्री हैं पहुंच जाए स्नान ध्यान के साथ। कल योगी कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की जो बैठक होगी वो 11 बजे शुरू होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने मंत्री पहुंचेंगे वो पहले स्नान करेंगे और उसके बाद फिर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है इस मंत्रिपरिषद की बैठक में। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में वीवीआईपी मेहमान भी संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को महाकुंभ जाएंगी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को महाकुंभ जाएंगे। सूत्रों की माने तो अमित शाह 27 जनवरी को महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो 5 फरवरी को महाकुंभ पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और महाकुंभ में इस बार देश विदेश की तमाम हस्तियां पहुंच रही हैं। वहीं संगम में आस्था की डुबकी लगाने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी महाकुंभ पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई शिविरों का दौरा किया और महाकुंभ के इंतजाम को लेकर योगी सरकार की जमकर तारीफ की। बहुत अच्छी तैयारियां हैं, बहुत व्यवस्थित हैं। अब मुझे प्रसन्नता हुई, मैंने बहुत सारे कैंपों में जाकर के देखा है। अब मुझे बहुत प्रसन्नता है। योगी जी की जो व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, उनके सभी कर्मचारियों की व्यवस्था है। मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और वक्त पर बनी जेपीसी की आज लखनऊ में अहम बैठक हो रही है। इस वक्त भी बैठक चल रही है। बैठक में शिया सेंट्रल बोर्ड के सदस्य और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी शामिल हैं। जेपीसी की मीटिंग में अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, जेपीसी के सदस्य AIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आप सांसद संजय सिंह, एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और मौजूद है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ कानून में संशोधन का स्वागत किया और कहा कि हमारा मुख्य मकसद मुस्लिम समुदाय का समग्र विकास है। वक्फ लखनऊ आई है और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने, इस्लामिक सेंटर ने, जमीयत उलमा, जमीयत अहले हदीस, सुन्नी बोर्ड, मिली काउंसिल, सभी के जिम्मेदारों ने अपनी बात कमेटी के सामने रखी है और जो हमें एतराज़ात हैं वो भी बताए गए हैं। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बातें और जो सजेशन भी दिए गए हैं कमेटी उस पर
गौर करे और ये बात कही गई है कि वक्फ जो है वो मुसलमानों का एक अपना मजहबी मामला है। जिस तरीके से हमारे यहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की अहमियत है, वैसे ही वक्फ की भी अहमियत है। तो लिहाजा इसमें कोई भी ऐसा बदलाव ना किया जाए जो कि हमारी शरीयत के खिलाफ। सरकार की तरफ से चल रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह की मेहनत जो है ऑनरेबल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर रही है या उसमें जो सदस्यगण हैं, चेयरमैन साहब हैं, कर रहे हैं, जिस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हर पॉइंट्स पे हो रही है शासन के रिप्रेजेंटेटिव से और बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से, उससे जो है एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन रहा है और जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का वो बहुत पॉजिटिव मालूम है। संपत्तियां जो मस्जिद या इमामबाड़े या दरगाह या कब्रिस्तान है वो ब्रिटिश टाइम से नज़ूल में दर्ज हैं, जो कि वफ़ बाय यूज़र हैं, जो इस्तेमाल के तौर पे वफ़ हैं, वो इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, तो उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने की बात हुई। और बैठक में शामिल मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो प्रस्ताव आ रहे हैं उन पर कमेटी चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा कर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि सबको इसका लाभ मिले। नहीं, देखिए, विरोध करने वाले जो लोग, कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो महिलाएं हैं, गरीब कमजोर मुस्लिम हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। इस नाते सरकार की नीयत एकदम साफ है कि सबको उसका लाभ मिले उस जमीन का, और कोई सरकार की मंशा नहीं। संभल हिंसा की जांच तेज हो गई है। न्यायिक जांच आयोग की टीम संभल में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में बयान दर्ज कर रही है। आज शाम को 4 बजे तक हिंसा में संबंधित बयान दर्ज होंगे। शासन की ओर से गठित 3 सदस्यीय आयोग बयान दर्ज कर रहा है। बयान दर्ज कराने के लिए बाकायदा गेस्ट हाउस के गेट पर पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। इससे पहले संभल पहुंची 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम ने जामा मस्जिद का दौरा किया। करीब 20 मिनट जामा मस्जिद में रहने के बाद टीम हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंची। 3 सदस्यीय जांच आयोग में जस्टिस अरोड़ा के अलावा रिटायर्ड IPS AK जैन और अमित प्रसाद शामिल हैं। आपको बता दें कि बीते साल 24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान यहां जमकर हिंसा और बवाल हुआ था। इस बवाल में 4 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 29 पुलिस वाले भी घायल हो गए। मिल्कीपुर का उपचुनाव बीजेपी और एसपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है और इस बार ब्राह्मण वोट बैंक को ट्रंप कार्ड माना जा रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा में करीब 75,000 ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण वोटर्स पिछले कई चुनाव में निर्णायक साबित हुए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी लगातार प्रचार में जुटी है। मिल्कीपुर चुनाव बीजेपी और एसपी दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। वहीं माना जा रहा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में इस बार ब्राह्मण वोट बैंक ट्रंप कार्ड बनने जा रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा में करीब 75,000 ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण वोटर्स पिछले कई चुनाव से निर्णायक साबित हुए हैं। जिस तरफ ब्राह्मण वोट बैंक जाता है वो प्रत्याशी विधायक बन जाता है। न्यूज़ 18 की टीम ने मिल्कीपुर की जनता का मूड जानने की कोशिश की है। ब्राह्मण लेकर माहौल है, कमल का फूल जीतेगा भैया, उसे वोट देना है। और क्या दिक्कत है सपा में? सपा में दिक्कत है, झूठा आदमी है, जनता झूठ बोल के जाते हैं। यहाँ ये सड़क बनवा देंगे, वो सड़क सब कच्ची पड़ी है। इस बार भाजपा को कोई खास बात? झूठ बोलते आते नहीं है यहाँ, जो है जो कुछ कहते हो करते नहीं है। कहते कुछ करते कुछ, उनके पास एक डायरी उसी में नोट कर लेते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं। ब्राह्मण वोट को साधने के लिए बीजेपी से जहां खब्बू तिवारी लगाए गए हैं तो वहीं एसपी से पवन पांडे को लगाया गया है। कांग्रेस और बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ रही। ऐसे में लोगों का कहना है कि उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से धोखा मिला, लेकिन इस बार गलती नहीं दोहराएंगे। और हम लोग लगातार जो है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे और लगभग जो है 17 से हम सांसद जी को चुनाव जिताने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे और जिताया भी इन लोगों को। 2022 में जिताया, 2024 में जिताया, तन मन धन लगाकर जिताया। और हमारा पोलिंग बूथ कोई चेक कर सकता है, 2200 गांव में इनकी जीत हुई है। लेकिन आलम यह है कि हम लोग को ही नहीं पहचानते जीतने के बाद, और हमेशा झूठ बोलते हैं, जनता से झूठ बोलते हैं। तो इस बार इनको यहाँ से हम लोग बाइकाट करेंगे।
मिल्कीपुर के उपचुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी की जीत पक्की है, क्योंकि मिल्कीपुर में विकास हुआ है और बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव जीत रही है। देखिए, किसी के आरोप से कुछ नहीं होता है। जहां तक मैं देख रहा हूं कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। बड़ा काम हुआ है क्षेत्र के अंदर। मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा विकास है। मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर एसपी सांसद ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर बीजेपी ने प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया तो एसपी ही चुनाव जीतेगी। मिल्कीपुर चुनाव में किस तरीके से परिणाम देखते हैं आप? समाजवादी पार्टी जीत रही है अगर चुनाव हुआ तो। बीजेपी ने जैसे ही अपने प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान का नाम घोषित किया, टिकट के दावेदारों में मनमुटाव की खबर आने लगी थी, लेकिन सीएम योगी ने उनसे अलग अलग मुलाकात कर आपसी मनमुटाव को भी दूर कर दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी ब्राह्मण वोटरों को साधने में जुट गए हैं। वहीं पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी में सीएम योगी से मुलाकात के बाद नई ऊर्जा के साथ मिल्कीपुर में बीजेपी को जिताने में जुट गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में 26 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सोमवार को यूसीसी नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही उसकी आखिरी औपचारिकता भी पूरी हो गई और अब इंतजार सिर्फ ऐलान का है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। (2022) विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार में आने पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि जनता से किया गया ये वादा अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। सोमवार को धामी कैबिनेट की मीटिंग में यूसीसी की नियमावली को हरी झंडी दे दी गई, यानी कि नियम कायदों को मंजूरी दे दी गई। अब आखिरी औपचारिकता पूरी कर दी गई है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कब से लागू किया जाए, कैबिनेट ने इसका फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। माना जा रहा है कि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में महिलाओं को समान अधिकार और कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। शादियों के रजिस्ट्रेशन का एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा, जिससे विवाह से संबंधित धोखाधड़ी और बहुविवाह की घटनाओं में कमी आएगी। लिव इन रिलेशनशिप कानून के दायरे में होगी, इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों को कानूनी संरक्षण मिल जाएगा। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, चूंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। सर, नियमावली पर मंजूरी मिल गई है? हाँ, नियमावली पर सारी चर्चा हो गई है। चेंज देखेंगे आप, क्योंकि पूरे देश का इंतजार है। बड़ा चेंज होगा और सरलीकरण की प्रक्रिया होगी। देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी। सभी को उत्सुकता है कि यूसीसी का क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो उस नियमावली को माननीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि वो कब उसको लागू करेंगे, इसके लिए उनको अधिकृत किया गया। तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द मेरा उत्तराखंड यानी हमारा उत्तराखंड वो राज्य बनेगा जो देश का पहला होगा जहां पे यूसीसी लागू होगा। यानी जनवरी महीने का बचा हुआ 1.5 हफ्ता उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 25 जनवरी को चुनाव नतीजे आते ही शहरों की सरकार गठित हो जाएगी। इसके अगले दिन 26 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान होगा, तो वहीं 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि में होंगे और नेशनल गेम्स का रंगारंग आगाज करेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और रुके यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एमस्लाइट है तो उम्मीद है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एमस्लाइट है तो उम्मीद है।
लेट्स गो। रामपुर में दूध की डेयरी में घुसी बेकाबू कार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र का मामला। संभल का जामा मस्जिद इलाके में पहुंची न्यायिक जांच कमेटी, हिंसा प्रभावित इलाके का कर रही दौरा। अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र में मंडी समिति में लगी आग पर काबू पाया गया। मुरादाबाद में एसएसएफ की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। मुरादाबाद एयरपोर्ट के पास से पकड़ा गया तेंदुआ, जाल में फंसा तेंदुआ। अयोध्या में ठंड और कोहरे का अटाक, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, विजिबिलिटी बेहद कम। पहाड़ी इलाके में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड, गाजियाबाद में सुबह शाम सर्दी का सितम जारी। अयोध्या राम मंदिर में राम दरबार की प्रतिष्ठा मार्च तक हो जाएगी, नृपेंद्र मिश्र ने दी जानकारी। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट अब लेन चेंज करने पर करेगी कार्रवाई। हेलमेट सीट बेल्ट पर जुर्माने के बाद लेन चेंज पर होगी कार्रवाई। शामली में 1 लाख इनामी अरशद समेत 4 बदमाश एनकाउंटर में ढेर, मौके से अवैध असलाहा और कार बरामद, सभी मुस्तफा गैंग के सदस्य। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम, सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी, अफसरों को जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान के आदेश दिए। उभर रहा जो सूरज तो धूप निकलेगी, उजालों में रहो मत धुंध का हिसाब रखो, मिलो तो ऐसे कि कोई न भूल पाए तुम्हें, महक वफा की रखो और बेहिसाब रखो। नमस्कार, मैं विभू कृष्णा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की स्पेशल सीरीज मारुति सुजुकी प्रेजेंट्स राइजिंग मिर्जापुर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विंध्यवासिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध मिर्जापुर में यातायात, सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल की क्या स्थिति है, यहाँ का उद्योग जिले के और राज्य के विकास में किस तरह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, इन्हीं सब विषयों पर हम अपने पहले सत्र में बातचीत करेंगे। और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी अपनी सहयोगी अमनदीप को। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे दोनों खास मेहमानों के लिए। और आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 के इस मंच पर, जिसमें हम कई सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन हमारा फोकस होगा सड़क सुरक्षा को लेकर। तो सबसे पहले उदयवीर जी, मैं आप ही से सवाल करूंगी। सड़क सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, ऐसे में आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? और साथ ही अगर बात कर ले मिर्जापुर की, तो यहाँ पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मिर्जापुर में सभी विभागों के सम्मिलित प्रयास से हम लोगों ने अंतर विभागीय एक समन्वय समिति बनाई हुई है, जो जिला सड़क सुरक्षा समिति कही जाती है। उस समिति के माध्यम से सड़क सुरक्षा के जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, चाहे हमारी जहां सड़कें खराब हैं, जहां सड़कों पर गड्ढे हैं, जो सड़कें ब्लैक स्पॉट हो गई हैं, गलत तरीके से कट बन गए हैं, या सड़कों पर जहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, या सड़क संबंधी जितने भी जो है हमें ट्रैफिक कॉमिंग मेजर्स लिए जाने हैं, उन सबको हम निर्माणदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ मिलकर के, इसी प्रकार से जो शिक्षा की बात है, सड़क सुरक्षा संबंधी जो जागरूकता बताए जाने की बात है, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ मिलकर के, और इसी प्रकार से जो है जहां हमें इस सड़क सुरक्षा को अनुपालन कराना है नियमों को, उसको लेकर पुलिस विभाग और यातायात विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर के, और जहां यदि इतने प्रयासों के बाद भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसको कैसे हम लोग जो है जनधन की हानि कम कर सके, तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर के हमें कहाँ जो है ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता है, हमें कहाँ एम्बुलेंस को डिप्लॉयमेंट करना है। लेकिन इसमें भागीदारी सभी की तय हो जाती है। वीरेंद्र जी, वैसे तो आप उद्योग विभाग से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं सड़क सुरक्षा की, तो ऐसे में गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, गाड़ी बनाने वाला व्यक्ति और साथ ही शासन प्रशासन हर स्तर पर जिम्मेदारी तय होती है। ऐसे में आपके अपने विचार क्या हैं? देखिए, किसी भी राष्ट्र के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए सड़क से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत आवश्यक है। आपने
महसूस भी किया होगा हम सभी देशवासियों ने, पिछले विगत कुछ वर्षों से जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना जो यातायात को लेकर मजबूत हुई है। हमारा अंतिम चरण में मैं चाहूंगी कि सर रोड सेफ्टी को लेकर आप दोनों एक एक मैसेज दीजिए। मेरा अनुरोध यही रहेगा कि सड़क सुरक्षा को हम लोग नारा न बनाएं, अपने जीवन शैली का भाग बनाएं और जो भी यातायात नियम है उसका अनुपालन करें और सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचे। वक्त बदला, दौर बदला और जमाना बदला। बदलते परिवेश में उत्तर प्रदेश के हर जिलों की तस्वीरें भी बदल रही हैं। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि विकास के नए अध्याय जोड़ने के लिए सरकार मिर्जापुर में क्या कदम उठा रही है। डबल इंजन सरकार में बीते 7.5 वर्षों में क्या कुछ तब्दीलियां लाई गई, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मैं अब मंच पर आमंत्रित करूंगी अपने सहयोगी अमनदीप को और उनके साथ इस चर्चा में प्रतिभाग करेंगे श्री विनीत सिंह MLC, साथ ही होंगे श्री श्याम सुंदर केसरी, अध्यक्ष नगर पालिका। श्याम सुंदर केसरी जी, मैं आप ही के साथ में शुरुआत करूंगी। सबसे पहला सवाल मेरा ये कि ट्रैफिक नियमों को लेकर मिर्जापुर में तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हो। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और आपके अपने क्या विचार हैं? मेरा स्पष्ट मानना है, खासतौर से युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और हमारे शहर में भी आजकल बहुत अधिक कंजेस्टेड हो गया है, ट्रैफिक काफी बढ़ गया है, शहर भी बढ़ रहा है और उस हिसाब से दृष्टि से देखा जाए तो कई परिवर्तन भी हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने नगर पालिका के द्वारा भी 2 जगह स्टैंड बनाने का काम किया है और आए दिन हम लोग ट्रैफिक रूल की जानकारी भी देते रहते हैं। विनीत जी, आप ट्रैफिक नियमों को लेकर क्या सोचते हैं, आपके अपने क्या विचार हैं और साथ ही मिर्जापुर में किस स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मिर्जापुर बहुत पुराना शहर है, इसके बहुत सकरी गलियां रही, रोड पतले रहे और ट्रैफिक बढ़ती गई, 10 गुना 20 गुना बढ़ गया ट्रैफिक। इसके लिए सिस्टम है कि जितनी भी रोडें हैं सारे रोड 1 वे करना पड़ेगा, ट्रैफिक नियम में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी जाकर सुधार होगा। धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और पर्यटक नगरी मिर्जापुर में क्या स्थिति है विकास की, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही सड़क सुरक्षा और यहाँ की सुरक्षा के चाक चौबंद पर भी। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करूंगी अपने सहयोगी राजीव सिंह जी को। आज इस परिचर्चा पे शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जापुर की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन मैम, स्वागत है मैम आपका, और साथ ही साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सड़क सुरक्षा का जो मुद्दा है वो बेहद अहम है, इसको लेकर क्या अभियान चलाए जा रहे हैं? नमस्कार। निश्चित रूप से जो सड़क सुरक्षा है वो यदि हम आज के समय में देखेंगे, जब मोबिलिटी लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पहले लोग यदि एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे तो वही भी उनके लिए काफी कठिन कार्य होता था और दूसरे जनपद तक जाना तो उसको देश बदलना ही कहते थे। बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे गांव को वतन कहते हैं, मेरा वतन यहाँ है। तो जो आज हम देखेंगे कि बड़े बड़े हाईवेज और हैवी व्हीकल्स का जो मूवमेंट है वो काफी बढ़ गया है, जिसको लेकर सड़क सुरक्षा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको लेकर निरंतर हम लोग यातायात की जो नियम संबंधी जागरूकता सप्ताह है या माह है वो मनाते हैं और विभिन्न विद्यालयों में या सिविल सोसाइटी के साथ बहुत से कार्यशालाएं भी आयोजित करते हैं। जैसे यहाँ पर आगे तीव्र मोड़ है या जो है रिफ्लेक्टर लगाना या नजदीकी हॉस्पिटल या विद्यालय संबंधी संकेतक लगाना या रंबल स्ट्रिप या फॉग लाइन, जितना भी रोड फर्नीचर है उन सबको स्थानों पर प्लेस करना, या हाईवेज पर जो पेट्रोल पंप है और वहां पर लोगों ने अनावश्यक या अवैध कट बना दिए हैं तो उनको बंद करना, उसको लेकर आवश्यक एनफोर्समेंट करना, सड़क किनारे की पटरियों पर अनावश्यक कब्जा है उन पर कार्रवाई करना, इस तरह की विभिन्न जो कार्रवाइयां हैं वो हम लोग करते रहते हैं। सड़क सुरक्षा के संबंध में जो हमारा दृष्टिकोण है वो बहुमुखी है कि हमें एक तरफ लोगों को जागरूक भी करना है, अपनी जो अभियांत्रिकी है उसमें भी सुधार करना है कि न्यूनतम दुर्घटनाएं हो, और यदि इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो उन्हें आवश्यक चिकित्सा व्यवस्थाएं भी त्वरित तौर पर उपलब्ध हो जाएं। ये सब प्रयास हमारे रहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि जिला प्रशासन द्वारा बड़े स्तर पर सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाए जाते हैं, काम किए जा रहे हैं। सर हमारे साथ कप्तान साहब मौजूद हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे कि सर सड़क सुरक्षा को लेकर क्या विशेष अभियान चलाए जाते हैं और इस पर आपकी क्या राय है? जहां तक सड़क सुरक्षा की बात है और इस एक्सीडेंट की बात है, इट इज अ ग्लोबल फेनोमेना।
यूनाइटेड नेशंस के एसडीजी जिसको ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसकी एक पार्ट है जिसमें हमारा टारगेट है जो हमारे सड़क दुर्घटनाएं होती है उसको 50% के नीचे ले आना। इसके लिए जैसे ऑलरेडी मैम ने बताया कि इट इज मल्टी प्रॉन्ग इंटीग्रेटेड अप्रोच हम इसमें ले रहे हैं। इसमें जो 3 लेयर्स में काम हो रहा है, सबसे ऊपर में इज द एजुकेशन। हम एजुकेट करना चाहेंगे हमारे सारे जो भी व्हीकल्स ओनर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैसे इनको चलाया जाए, किस समय पे चलाया जाए, व्हाट शुड बी द सेफ लेवल ऑफ स्पीड जिसमें आप ड्राइव कर सकते हैं। सेकंड, एनफोर्समेंट्स, ताकि हम जो भी रूल्स रेगुलेशन लेड डाउन है फॉर सेफ्टी ऑफ एवरीबडी उनको ऑन द ग्राउंड हम इन्फोर्स कर ले। जो मल्टीपल टाइम वायलेटर्स हैं ऑफ किसी पर्टिकुलर उसकी जैसे ओवर ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, फिर उनके खिलाफ उनके लाइसेंस रद्द करने, निरस्त करने, ये सब कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पुलिस हो, जिला प्रशासन हो, वो सड़क सुरक्षा को लेकर अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहा है। अब बारी हमारी है कि हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और उसका निर्वहन करते हुए न सिर्फ खुद सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें और उन्हें शपथ दिलाएं कि हम हर संभव स्थिति में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे, ताकि न सिर्फ हम सुरक्षित रहेंगे बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित रह सकेंगे। राइजिंग सीरीज के अंतर्गत आज मिर्जापुर में हमने सड़क सुरक्षा, यातायात, कौशल विकास, पर्यावरण और उद्योग, साथ ही विभिन्न योजनाओं का आम जनजीवन पर हो रहे बदलाव के विषय पर बात की। आज इस सफर में बस इतना ही। अगले अंक में उत्तर प्रदेश के एक और नए शहर की बदलती तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और यातायात नियमों का पालन करते रहिएगा। नमस्कार।